नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। कैसे हैं मृत्युंजय? मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप भी ठीक होंगे। जी बिल्कुल, और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और जो हमारा आज का जो पॉडकास्ट में डिस्कशन है मृत्युंजय, काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हमने पिछले अपने पॉडकास्ट में भी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जिस तरीके से अब जो है सियासत इलेक्शंस की जो है वो फिर से गर्म हो रही है। कश्मीर में तो डेट्स आ गई हैं, उसमें अभी बयानबाजी और अगड़म तिगड़म जो है वो सब चालू हो गए हैं। राहुल गांधी जो है वो अभी होकर गए कश्मीर में, वहां पर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात भी करी। और आर्टिकल 370 को लेकर फिर वहां पर जो है राहुल गांधी ने बयान दिया कि भाई हम चाहते हैं, मतलब इंडिया अलायंस से चाहता है कि जो है आर्टिकल 370 को रीइंस्टेट किया जाए। तो ये सारी जी बातें उन्होंने करी वहां पर। लेकिन इसी दौरान अब हरियाणा को लेकर भी काफी इंटरेस्टिंग एक सर्वे आया है सी वोटर के द्वारा। और ये जो सर्वे है इसमें काफी बहुत इंटरेस्टिंग बातों पर जो है वहां पर जोर दिया गया है। लेकिन क्योंकि हमारा डिस्कशन इसके ऊपर है और हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मृत्युंजय तो यही उठता है कि भाई जिस तरीके से 2024 लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बात है, अगर मैं बात करूं रन अप टू द एग्जिट पोल्स आए, सब कुछ हुआ और सभी एग्जिट पोल्स ने एक यूनानिमसली जो है एनडीए की सरकार जो है, उन्होंने कहा, कहीं ने तो बोल दिया कि 400 के पार जो है, कहीं ने 401 402 भी जो है सीटें दिखाई थी। तो अब हम किस मुंह से, और मतलब ये मैं बोलता हूँ कि किस मुंह से जो ये सो कॉल्ड सफोलॉजिस्ट है या जो सी वोटर है या एक्सेस माई इंडिया है या और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, अब कौन इनकी बातों पर विश्वास करेगा? सबसे पहले मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो आप। देखिए, ये तो सही बात है कि जो एग्जिट पोल्स आते हैं, तो एग्जिट पोल्स में जो सर्वे एजेंसी होती है उसके पास इतना वक्त बिल्कुल नहीं होता कि वो डेटा को, जो भी डेटा उसके पास जो रॉ डेटा आया है उसको अच्छे से एनालाइज कर सके। क्योंकि देखिए, एक तरफ लोग अभी वोट दे करके बूथ से निकल रहे होते हैं। ऐसा जी होता है कि एग्जिट पोल में कि लोग वोट दे करके और बूथ से अभी निकल रहे हैं और उसी समय आपका प्रोग्राम भी लगभग शुरू होना है। जी यानी घंटे भर का या लगभग शुरू हो भी, कई इलाकों में वोटिंग डिलेड अगर होती है तो दूसरी तरफ टीवी पे आपका जो एग्जिट पोल का प्रोग्राम शो है वो आना शुरू हो जाता है। तो जी गैप बहुत कम होता है उसके में, जो एरर है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें कई चीजें बढ़ा चढ़ा करके पेश की जा सकती हैं। इसकी बहुत ही प्रबल संभावना होती है। जी लेकिन जो ये पोल सर्वे है, देखिए अमूमन ये सही होते हैं और ये एक तरह का आपको रोड मैप दिखा देते हैं, बता देते हैं कि चीजें या ट्रेंड किस तरफ सेट कर रहा है, बशर्ते कि अगर एक अच्छे खासे पीरियड या अच्छे खासे गैप के दौरान जनता के मूड को मापने की कोशिश की गई है। तो अभी देखिए, अभी कल सी वोटर्स जो कि इंडिया की एक लीडिंग सर्वे एजेंसी है, जी मैं एक आपको यहाँ पे एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि आई हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ सी वोटर्स। मैं अच्छा उनके साथ काम कर चुका हूँ। जी 1 साल से ज्यादा वक्त तक मैं उनके साथ जुड़ा रहा, अच्छा यशवंत देशमुख जी के टीम के साथ। तो सी वोट तो उन्होंने अभी वो हर साल में 2 बार करते हैं एक सर्वे, जो इंडिया टुडे ग्रुप के लिए, और उसका नाम है मूड ऑफ द नेशन। ओके MOTN, MOTN मूड ऑफ द नेशन नाम से करते हैं। तो जाहिर है कि उसमें एक अच्छा खासा गैप लिया जाता है, पूरे साइंटिफिक सभी मेथोडोलॉजी को उसमें अप्लाई किया जाता है और काफी पेशेंस के साथ उसमें किया जाता है और एनालाइज करने के लिए अच्छा खासा समय होता है। तो इस यही जवाब उन्होंने दिया। यशवंत देशमुख से जब पूछा गया कि आपके भी लोकसभा चुनाव के जो प्रेडिक्शंस थे एग्जिट पोल के, जी वो बहुत ही नाकाम रहे। बिल्कुल संभावनाओं के मुताबिक अगर देखा जाए तो बहुत ही नकार माने पिछड़े हुए रहे। जी बावजूद इसके आप लोगों ने, अब आपके ऊपर कौन यकीन करेगा, अभी आप फिर से मूड ऑफ द नेशन लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मूड ऑफ द नेशन हम एक अच्छे खासे टाइम फ्रेम के तहत करते हैं। ऐसा नहीं कि घंटों के अंदर में ही डेटा हमने हासिल किया और उसको एनालाइज करके हमने आपको आपके सामने परोस दिया, ऐसा होता नहीं है। तो मूड ऑफ द नेशन में अच्छा खासा समय लिया जाता है, एक अच्छे खासे गैप के दौरान
अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, 2.5 महीने रिजल्ट आए बीत गए नई सरकार के गठन के, तो उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक से एनालाइज करके लिया है। तो इसके डेटा अपने आप में जो ऑल इंडिया लेवल पर है बड़े ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर आज भारत में फिर से लोकसभा चुनाव करा दिया जाए तो एनडीए गठबंधन की सीटों की संख्या बढ़ेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो 240 हैं वो बढ़ के 244 होने की बताई जा रही है संभावना, जबकि कांग्रेस की 99 से सीटें बढ़ करके और 105 होने की संभावना बताई जा रही है। यानी किसी के भी टैली में 2.5 महीने बाद लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद 2.5 महीने बाद अगर हम मूड ऑफ द नेशन पर यकीन करें, जो पहले अमूमन काफी हद तक सटीक तो नहीं लेकिन ठीक ठाक साबित हुआ है, कोई वैसा गलत नहीं रहा है, कभी भी उतना ज्यादा नाकाम नहीं रहा या फिर तथ्य के काफी करीब रहा है, तो ये मूड ऑफ द नेशन है। तो इसके अगर आंकड़े पर हम यकीन करें तो दोनों में से किसी भी पार्टी के परफॉर्मेंस में कोई ड्रास्टिक चेंज तो हम नहीं देखते हैं। एक देखते हैं कि एक मार्जिनल ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और ये ग्रोथ किसकी कीमत पर है, तो रीजनल पार्टीज के, यानी कहीं ना कहीं जनता का एक थोड़ा सा मुंह भंग होता दिखाई दे रहा है रीजनल पार्टीज के साथ। तो एक तो ये है, लेकिन इस समय भी सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है हरियाणा का, और हरियाणा में ये दिखाई दे रहा है मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से कि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी 46 असेंबली सेगमेंट्स में, यानी टोटल 90 असेंबली सेगमेंट्स है हरियाणा में, और उन टोटल 90 सेगमेंट्स में से 46 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड किया था और कांग्रेस ने तकरीबन 44 में। तो अभी ये ट्रेंड अब देख रहे हैं कि बदल चुका है। आज अगर वोटिंग कराई दी जाए हरियाणा में विधानसभा चुनाव की, तो उसमें अब कांग्रेस को 46 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। जी, तो बिल्कुल मृत्युंजय, जैसे कि आपने बताया कि भाई अगर आज इलेक्शंस कराए जाएं, और मतलब अभी आज से ज्यादा दूर नहीं है इलेक्शंस, अगर बात करें तो यहाँ पर एक खतरे, 1 महीने का समय है। हाँ, उससे ही कम ही समय अगर मैं बोलूं, क्योंकि अब वो सितंबर में ही वहां पर भी इलेक्शंस होने हैं, तो वहां पर भी जो है एक तरीके से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है बीजेपी के लिए, कि जहां अगर पिछली बार की बात करें तो वहां पर आपको अच्छा वो आपका जो है आपने सरकार बनाई थी, और लेकिन जो लोगों का लोग जो है अब आपसे खुश नहीं है, अगर क्योंकि बहुत सारा जो आई थिंक दारोमदार रहा है। एक तो मेरे ख्याल से खट्टर के चले जाने से भी वहां पर शायद बीजेपी को थोड़ा सा जो है मेरे को लगता है थोड़ा लॉस हुआ है। मनोहर लाल खट्टर को जब सेंटर में लेकर आए हैं, तो हालांकि वो इतना उन्होंने भी कोई बहुत बढ़िया काम तो नहीं किया हरियाणा में बीजेपी सरकार में रहते हुए, लेकिन फिर भी मार्जिनली जो है मेरे को लगता है कि शायद वहां पर उन्होंने थोड़ा अच्छा काम जरूर किया है। लेकिन अब जो एक बात यहाँ पर, एक आपने बहुत जो प्रश्न उठाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, खट्टर की अगर हम बात करें, प्रशासन के मामले में खट्टर का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है, क्योंकि अभी तो जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं इनको आए हुए जुमा कुछ ही महीने बीते हैं। बिल्कुल, तो अगर अच्छा हुआ है तो इसका श्रेय जाता है खट्टर को, और बुरा हुआ है तो इसका श्रेय जाता है खट्टर को। देखिए, हरियाणा में 10 साल शासन के बाद भी कोई आक्रोश नहीं है, बल्कि ये देखने में आ रहा है कि जनता का कहीं न कहीं एक मोह भंग होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता का कोई आक्रोश दिखाई नहीं दे रहा। और जो सर्वे के आंकड़े हैं, उन सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक आज लोगों के लिए भ्रष्टाचार, सिर्फ 3% लोगों का ये मानना है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। तो देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार का कामकाज ठीक ठाक रहा है या काफी इंप्रेसिव रहा है, हम ये कह सकते हैं। जैसा कि सर्वे बता रहा है कि महज 3% जो मतदाता है उनका ये मानना है कि भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। वहां पर किसानों के मुद्दे बहुत अहम रहे। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य भी है और इंडस्ट्रियल राज्य भी है, तो वहां पर किसानों के मुद्दों की अगर बात करें तो मात्र 2% लोग ही ऐसे हैं जिनको की माना जा रहा है, जिनका कहना है कि किसानों के मुद्दे एक अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी वही है कि 3% लोगों का ही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है। बाकी 97% लोग जो हैं, या तो वो सेटिस्फाइड हैं इस मामले में, या फिर वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, मतलब वो एक ओपिनियन अपना बिल्ड
नहीं कर नहीं पाते, कर पा ऐसे रहे लोगों हैं। की तादाद बहुत ही कम है। और जी, जी। सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि महंगाई का मुद्दा जो इसका रोना रोया जाता है, हरियाणा में मात्र 14% लोग ही ऐसे हैं। और ये लेकिन देखिए लेकिन एग्जिट मृत्युंजय, पोल नहीं है हरियाणा में तो हरियाणा का साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं है ना, आप ये भी तो देखिए। हरियाणा नहीं, स्टेट साइज जो बड़ा नहीं है लेकिन वहां हरियाणा पर भी दलित। हाँ, लेकिन फिर वहां पर अगर छोटे साइज के स्टेट में 40% आपको लगता नहीं कि एक बहुत बड़ा नंबर है? कि भाई अगर आपका स्टेट का साइज छोटा है लेकिन वहां पर अगर महंगाई जो है वो एक 14% लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, तो यहाँ पर क्या लगता नहीं है कि ये जो है वहां पर इन्फ्लेशन को टैकल करने में थोड़ी सी नाकामयाब रही है बीजेपी की सरकार? देखिए इन्फ्लेशन, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूं, देखिए वोटिंग की मैं बात नहीं कर रहा। जी, कई जी, बार जी। होता है कि चंद्रबाबू नायडू से लेकर के और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब इन्होंने कई मुद्दों पर बेहतर काम किया था फिर भी वो चुनाव हारे। तो जी, देखिए अच्छा प्रशासन देकर के भी कई मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बात बता रहा हूं। जहां तक महंगाई का प्रश्न है, तो पूरी आबादी का 14% अगर ये सोचता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, यानी हम्म, 86% लोगों का मानना है कि महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम्म। ये एक अपने आप में बहुत ही अहम चीज है। जी, मामला देखिए होता क्या है कि राज्य में चुनाव में जीत और हार का एक मुद्दा होता है जातीय समीकरण, जातियों का कैसी गोलबंदी आप कर पा रहे हैं, जी। या फिर अपना अलायंस किस तरह से आप बिल्डअप कर पा रहे हैं, किनको अपने साथ जोड़ पा रहे हैं, और आपका हम्म। कार्यकर्ता कितने उत्साह के साथ काम कर पा रहा है। आप जी, अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, लेकिन राजनीति पर आपकी पकड़ कमजोर हो सकती है। जी। तो ये मामला है। लालू यादव का राजनीति पर पकड़ बहुत मजबूत रहा, प्रशासन पर पकड़ उनका शून्य से भी नीचे नकारात्मक रहा। नीतीश कुमार बहुत ही शानदार प्रशासक हैं, जी। लेकिन कभी भी वो ऐसी स्थिति में नहीं रहे कि अपने दम पर वो चुनाव लड़कर और जीतने का मादा रख सकें। हम्म। जबकि लालू यादव को अगर सहयोग भी लेना पड़ता था तो एक छोटी पार्टी कांग्रेस की, जबकि नीतीश कुमार को हमेशा एक बड़ी पार्टी चाहे भाजपा या राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग लेना पड़ता है, जो उनसे बड़े जनाधार वाली पार्टियां हैं। तो जी। देखिए प्रशासनिक दक्षता एक अलग चीज है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो की जो सरकार है, आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पे उसने अच्छा काम किया है, जी। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो जनता के हितों से जुड़े हुए जो मूल मुद्दे हैं, उनमें सिर्फ एक बेरोजगारी है ऐसा मुद्दा है, जिसमें कि 45% लोगों का कहना है कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट तो मेरे ख्याल से मृत्युंजय पूरे देश का ही एक बड़ा मुद्दा है, और इसको काफी भुनाया भी लोकसभा इलेक्शंस में यूपी यहाँ पर अगर इंडिया अलायंस की मैं बात करूँ तो उन्होंने काफी भुनाया। चलिए अगर हम हरियाणा सरकार की बात कर ही रहे हैं तो ये भी एक आंकड़े जो है उन जो भी बात कर लेते हैं कि भाई हरियाणा सरकार को लेकर जो है कितने सेटिस्फाइड हैं लोग, तो 27% लोग जो है वो वेरी सेटिस्फाइड है। 25% लोग जो है वो कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड है, टू सम एक्सटेंट दे आर मॉडरेटली सेटिस्फाइड। मॉडरेटली सेटिस्फाइड है। और 44% इस समय जो जनता है हरियाणा की वो कह रही है कि करंट सरकार जो है उससे वो खुश नहीं है। तो अगर ऑन एन एवरेज देखें तो ये समवेयर अराउंड 50-50 का मामला ही बैठ रहा है कि 50% लोग तो खुश हैं लेकिन 50% लोग जो है वो नाखुश भी है सरकार से। तो ये नहीं थोड़ा नहीं, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जी, प्रशासनिक मुद्दे पर तो बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन जो ये आंकड़ा जो आपने अभी सामने रखा, जी। यहीं पर बीजेपी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी दिखाई देती है। हम्म। क्योंकि जो 25% लोग हैं जो मॉडरेटली सेटिस्फाइड हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ सो मतलब ठीक ठाक है। मतलब ठीक ठाक काम तो चल रहा है, मतलब काम चल रहा है। हाँ, तो ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं। लास्ट मोमेंट में इनमें से आधे या आधे से ज्यादा वो शिफ्ट हो सकते हैं उन लोगों के साथ जो लोग की बीजेपी की सरकार से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं और किसी भी सूरत में उसका रिटर्न नहीं देखना चाहते। तो हम्म। वैसी सूरत में एंटी इनकॉम्बेंसी का लेवल 50% से ऊपर चला जाता है। जी, अगर उधर से 12% वोट ले लिया जाए इधर, और 12% सरकार के पक्ष में चला जाए 25 में से, जी, तो समझ लीजिए कि 44 और 12 कितना हो जा रहा है, 56% के करीब। तो जी। ये तो भाजपा के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसके अलावा देखिए कोई भी पार्टी अगर लास्ट मोमेंट में अपना चीफ मिनिस्टर बदल रही है, तो जी, इसका मतलब कि वो अपना कॉन्फिडेंस पहले ही लूज कर चुकी है। जी। क्योंकि अगर ऐसा कहीं नहीं होता कि अगर मुख्यमंत्री या सरकार पहले से अच्छा काम कर रही है, जनता पर उसकी पकड़ मजबूत है, जी। तब नेतृत्व नहीं बदला जाता। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपनी कमजोरी उजागर कर दिया।
मनोहर लाल खट्टर को हटा करके। और जी। देखिए, इसका स्क्रिप्ट लिखा गया था 2019 के विधानसभा चुनाव से ही। उस समय 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एकदम से शानदार जीत हासिल की थी, 50% से ज्यादा सीटें मिली थी। बावजूद इसके जब 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में, जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या घट के 47 से 40 रह गई और उनको जेजेपी के साथ मिलकर के संविदा सरकार या गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी। तो उस समय मामला यही था कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ये चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में और लीडरशिप के मामले में बीजेपी जहां-जहां गलती करती है, वहां-वहां मुंह की खाती बिल्कुल। है। और एक आखिरी पॉइंट जिस पे हम एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जाते जाते, कि भाई अगर प्रधानमंत्री के पद के लिए इस समय अगर हरियाणा का मूड जाना जाए, तो 51% लोग जो है वो वहां पर नरेंद्र मोदी को ही जो है प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन 41% लोग जो है वो राहुल गांधी को एज प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट जो है इस समय देखते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक देर आए, बहुत देर आए, और अभी दुरुस्त तो पता नहीं, क्योंकि दुरुस्त तो अब पता चलेगा जब 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है डेफिनेटली पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है राहुल गांधी की। लेकिन बहुत देर हो गई है, क्या आपको लगता है मृत्युंजय, कि अभी जो है अब बहुत देर हो गई है राहुल गांधी एज पीएम कैंडिडेट उनको पोर्ट्रे करने के लिए? लेकिन अभी भी चलिए मान लेते हैं कि उनको पोर्ट्रे तो किया जा सकता है, वो तो हर इलेक्शंस में एज अ पीएम कैंडिडेट पोर्ट्रे किए ही जाते हैं, लेकिन वो सेंस ऑफ मेच्योरिटी अभी भी राहुल गांधी में नहीं है जो आपको देखनी चाहिए किसी एक ऐसे नेता से जो प्रधानमंत्री के पद के लिए जो है जिसको दावेदार बनाया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी का जहां तक प्रश्न है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो उनका ठीक है, कद सिर्फ इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि सिर्फ वही कांग्रेस के एकमात्र नेता के तौर पे उनको बार बार रीइंस्टेट किया गया, रीलॉन्च किया गया। तो जनता अगर कहीं से भी सत्तारूढ़ दल से नाराज होगी, तो उसको मुड़ करके, जो भी तबका नाराज होगा, तो उसको घूम फिर करके कहाँ आना होगा? राहुल गांधी। इसकी वजह ये नहीं है कि राहुल गांधी कोई अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं और जन सरोकार के बेहतरीन मुद्दों को उठा पा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। राहुल गांधी का जो ग्रोथ है वो अभी बहुत ही कुंठित तरीके से हो रहा है। कैसे होता है कि एक अपंग जो कोई प्राणी है, तो वो अपंग प्राणी का भी विकास तो होता है, ग्रोथ तो होता है, लेकिन उसका परिपूर्ण विकास नहीं होता। उसके शरीर का कोई अंग कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, कुछ अंग थोड़ा कम बढ़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विकास प्रक्रिया में कुंठा का शिकार है या एक ड्वार्फ जिसको हम लोग कहते हैं उस किस्म का। तो राहुल गांधी के साथ भी यही हो रहा है कि ग्रोथ तो उनका हो ही रहा है, लेकिन ग्रोथ जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा बच्चा है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सही प्रभाव का इस्तेमाल किया था, बालक बुद्धि, क्योंकि जो राहुल एक बच्चे का 5 साल की उम्र में 5 साल की बुद्धि होनी चाहिए, अभी राहुल गांधी का 5 साल की उम्र में 1 साल की बुद्धि है, या यूं कहें कि 10 साल की उम्र में 3 साल के बच्चे की बुद्धि है। तो उस तरह का ग्रोथ अगर होकर के भी हो रहा है तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी नेशन वाइड देख लें तो ऑल इंडिया लेवल पे राहुल गांधी की प्राइम मिनिस्टर पद के लिए पॉपुलैरिटी 22% है और नरेंद्र मोदी का 49% है, यानी डबल से भी ज्यादा, सवा दो गुना ज्यादा है। और जो एक जो पोर्ट्रे करते हैं ना कि राहुल गांधी एक यंग लीडर है, तो मैं आपको एक उसका एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ कि आज मैं ऑफिस से जब वापस आ रहा था, तो एक पोस्टर लगा हुआ था कांग्रेस पार्टी का एक ऑटो के पीछे, और उसमें राहुल गांधी की इतनी यंग फोटो लगा रखी थी। देखिए वो इंसान जरूर 50+ हो चुका है अब, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो फोटो उन्होंने इस्तेमाल करी है उस पोस्टर पे, उसमें राहुल गांधी सिर्फ 30-35 साल के रहे होंगे तब वो फोटो, आज तक वही फोटो इस्तेमाल करी जा रही है। तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं साइकी में भी ये बसा हुआ है कि राहुल गांधी कितने भी उम्र दराज हो जाए, लेकिन वो रहेंगे वही एक यंग नेता रहेंगे जिनको कांग्रेस पार्टी लॉन्च पे रीलॉन्च करती चली जाएगी। देखिए, राहुल गांधी को ये क्या कहते हैं कि उनको एक जबरदस्ती का नेता बना करके इन लोगों ने रखा हुआ है, और अब बहुत कोई भी पेड़ है उसको लगातार पानी देते जाइए, तो कितना भी घटिया और कुपोषित बीज का वो उत्पादन हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत ग्रोथ कर जाता है, बड़ा तो हो ही जाता है।
जी तो उसी तरह से राहुल गांधी भी एक बड़ा नेता हो गया है। कुछ ऐसे ऐसे सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे वैरायटी वाले बीज होते हैं जिनका पेड़ जो बड़ा तो हो जाता है लेकिन वो बहुत प्रोडक्टिव नहीं होता। हम्म आप देखेंगे वो इसी किस्म के हैं राहुल गांधी। ये बहुत अच्छा ग्रोथ इनसे इनका कभी भी राजनीति में नहीं होगा, लेकिन चूंकि अब इनको इतना संसाधन हासिल है कि इनको इतना ज्यादा खाद पानी दिया जा रहा है, तो जी इनका साइज बढ़ेगा, वो तो हाइट बढ़ेगा, बट ही कैन नेवर बी प्रोडक्टिव इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि ये आदमी चूक चुका है 2009 में ही। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर इस इंसान ने लोकसभा चुनाव में जो सांसद थे, तो इनको जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए थी मनमोहन सिंह सरकार के अंतर्गत। इन्होंने वो स्वीकार नहीं की, कोई पद इन्होंने स्वीकार नहीं किया, ताकि पता चले कि इसके अंदर प्रशासनिक क्षमता कैसी है। करेक्ट दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का 2012 में, जबकि उत्तर प्रदेश ने उस समय 24 सीटें जिताकर कांग्रेस को दी थी। आज कांग्रेस के लिए 2 सीटें हाल के समय तक मुश्किल थी जीत पाना। अभी तो समाजवादी पार्टी के साथ में इन्होंने 6 सीटें निकाली हैं। तो उस समय भी कांग्रेस को अकेले अपने दम पर बताइए कि 24 सीटें मिल जाना एक बहुत बड़ी बात करेक्ट उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल हेलो, हाँ जी जी बिल्कुल हाँ, तो 24 सीटें मिली थी। अब विधानसभा चुनाव जब 2012 का हो रहा था, तो राहुल गांधी को कम से कम मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे सामने आना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल हमेशा से ये पॉपेट गवर्नमेंट बनाना और कठपुतली सरकार चलाने में ही इनका यकीन रहा है, और यही नतीजा था कि 2009 के लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी को 24 सीटें आई थी, और 2012 के विधानसभा चुनाव में 2 साल 3 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें अखिलेश यादव को बहुमत मिला और राहुल गांधी की पार्टी को 29 सीटें आई। जी यानी समझिए 24 लोकसभा में और विधानसभा में 29 सीटें, और ये ख्वाब देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश को स्वीप कर लेंगे। तो देखिए, राहुल गांधी ने पहले ही पार्टी का बंटाधार कर लिया है और स्थिति बहुत ही खराब कर दी है। इनकी अपनी भी छवि, जब तक ये रहेंगे तब तक इनके विरोधियों को कहीं ना कहीं फायदा होता ही रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए कि भी नरेंद्र मोदी थोड़े लकी हैं कि उनको राहुल गांधी एज एन ऑपोजिशन में लीडर के तौर पे मिले हैं, तो शायद उनके स्टार्स थोड़े अच्छे हैं नहीं कि नहीं, एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ। जी नेहरू गांधी परिवार के जितने भी नेता हुए हैं, उसमें पंडित नेहरू को अगर हम छोड़ दें, पंडित नेहरू कोई इसमें संदेह नहीं है कि ही वॉज अ लीजेंड। जी अगर कोई कितना भी कुछ कह दे, लेकिन ही वॉज अ लीजेंड, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने भारत के लिए जितना कुछ किया या जितना कुछ वो कर पाए, वो ही वॉज द ब्रिलियंट, ही वॉज अ फैबुलस लीडर, जी इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके बाद जिस क्षमता के राहुल गांधी हैं, उसी क्षमता के इनके पिता भी थे और उसी क्षमता की इनकी दादी भी थी। लेकिन उस समय इनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। जैसे आपने कहा कि मोदी लकी हैं कि उनके लिए राहुल गांधी उनके बरक्स हैं। नहीं, मोदी ने ये प्रमाणित कर दिया, मोदी इतनी क्षमतावान व्यक्ति है, इतना मेहनती आदमी है ये, कि इसके काम से जनता को पूरी तरह समझ में आ गया कि ये कागज का घोड़ा है राहुल गांधी। वरना अगर मोदी नहीं होते तो आज राहुल गांधी बहुत बड़े नेता बने होते। तो उन्होंने इनकी कलई उतार के रख दी है राहुल गांधी की। जी वही राजीव गांधी भी उसी क्षमता के नेता थे। राजीव गांधी एकदम से मेडियोकर किस्म के पॉलिटिशियन थे। इसी का तो नतीजा था कि विदेश नीति जो कि पूरी तरह से 5 साल इन्होंने अपने हाथ में चलाया, एंडरसन का मामला चाहे वो भोपाल गैस मामले में रहा हो, या श्रीलंका में तो पिट कराए थे। बताइए, जी भारत का बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जी श्रीलंका में गया और वहां पर सलामी गारद का निरीक्षण करते हुए, गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए वो पिट करके आए, और आगे चल करके उनकी फिर हत्या हो जाती है। जी उसी तरह से इंदिरा गांधी जिस तरह से पंजाब मुद्दे पर ढुलमुल रवैया अपनाई हुई थी, और फिर आगे चल करके तख्त हरिमंदिर साहब को पवित्र जिस तरह से कहा जाता है कि किया गया, जी उससे पूरा का पूरा सिख। तो इनके पास कौन सी बुद्धि थी कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे के पूरे देश को आप नाराज कर देते हैं, और वहां के सैनिक आपको बंदूक के बट से मारते हैं, और आगे चल करके आपका टेररिस्ट, वो उनके साथ सम्मेलन किया गया था राजीव गांधी का। जी इस पर एक प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं कि जी राजीव गांधी ने सम्मेलन किया था, मीटिंग की थी प्रभाकरन के साथ, और गिफ्ट एक्सचेंज किया था प्रभाकरन के साथ दिल्ली में। ओके उनको बुलाया गया था और वहां के आई थिंक ये तो राष्ट्रपति से कांग्रेस ज्यादा। की रीत चली आई है मृत्युंजय की, जितने भी इंडिया एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको बुलाकर उनकी आवभगत करी जाए, और वो ऑन द नेम ऑफ कि भाई उनको हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं और उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं।
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने दोनों ने ट्रेनिंग दिया था प्रभाकरन को। जिस प्रभाकरन ने राजीव गांधी की जान ले ली, उस प्रभाकरन को इन्होंने ट्रेन किया था हथियार देकर के। भारत के जंगलों में, दक्षिण भारत के जंगलों में उनको ट्रेन किया गया था। अब ऐसे कौन से ये बड़े महान आदमी थे, लेकिन उस समय कोई मोदी नहीं था, इसलिए उनकी कलाई नहीं उतरी। तो कहा जाता है ये तो भारत के लिए शहीद हो गए, बड़े महान थे। इंदिरा गांधी तो खैर बहुत ही बड़ी महान थी, वो महान नहीं थी। उस समय विपक्ष में कोई ऐसा नहीं था जो इनकी कलाई उतार सके। अभी मोदी हैं तो राहुल गांधी पता चल गया जनता को कि ये बहुत बड़ा मेडियोकर है जी। लेकिन राहुल गांधी जी वही सब कुछ कर रहे हैं जो इनके पिता और दादी ने किया। जैसे सिखों के सेंटिमेंट को उन्होंने भड़काया था और उसके बाद उसको अपमानित भी किया। राजीव गांधी ने सिंहल जाति के लोगों को और तमिलों को, दोनों को ही नाराज किया और माँ बेटा दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राहुल गांधी आजकल भगवान शंकर और गुरु नानक देव का फोटो उल्टा सीधा नचा रहे हैं जो लोकसभा में। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इनका भी कम से कम इतना कि राजनीतिक तौर पे ये भी एकदम से खत्म हो जाए। इनका भी ऐसा होने जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी का ये खात्मा नहीं होगा। राजनीतिक तौर पे इनका भी अंत होगा और ये राजनीति के पूरी तरह से हाशिए पर चले जाएंगे। इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये भी उसी तरह का लंपटपना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मृत्युंजय, ये तो देखना होगा कि ये समय बताएगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से जो सी वोटर का जो हमने आज डिस्कशन किया कि क्या होगा सी वोटर अगर इस समय जो है इलेक्शंस होते हैं हरियाणा में, जो सी वोटर अपना सर्वे लेकर आया था, मूड ऑफ द नेशन जिसे आप कह रहे थे, तो उसके मुताबिक तो है सिचुएशन थोड़ी सी टफ है बीजेपी के लिए, लेकिन अभी भी समय है। थोड़ा शायद कोर्स करेक्शन अगर करें तो वहां पर बीजेपी जो है इस बार फिर शायद सरकार बना ले हरियाणा में। लेकिन हाँ, वहां पर अब आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग फेसेस की जरूरत जरूर होगी और देखना होगा कि समय के साथ किस तरीके से बीजेपी क्या वहां पर कोर्स करेक्शन करने में समर्थ होते हैं, या फिर यहाँ पर कांग्रेस जो है इस बारी जो है बाजी मार लेती है। ये तो समय बताएगा, लेकिन बहरहाल हमारे पास सिर्फ इतना ही समय था। तो आज के पॉडकास्ट में हमने थोड़ा लंबा डिस्कशन कर लिया। हालांकि हम सोच रहे थे कि डिस्कशन थोड़े छोटे करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक ऐसा था कि डिस्कशन थोड़ा लंबा होना ही था। लेकिन थैंक यू मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर राजनीति पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।